जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और डेली टेस्ट सीरीज का जो सेशन है उसको आज फिर लेके आए हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो पूरा वीडियो का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। खैर, आज हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अगला प्रश्न है, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसके विकल्प पे बात करते हैं। संघीय न्यायपालिका, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं के लिए मताधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्लेमिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, मार्लेमिंटो सुधार। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या था कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और सिर्फ निर्वाचन की अलग अलग व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि जिस सीट से हिंदू खड़ा होंगे वहाँ सिर्फ हिंदू वोट देंगे, और जहाँ से मुस्लिम खड़ा होंगे वहाँ से सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे। आप समझिए कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो आज दरार की स्थिति जिस भी स्वरूप में हम लोग को दिखती है, उन चीज़ों का बुनियाद यहीं से पड़ा है। कोई धर्म, कोई संप्रदाय आदमी को, मानवता को गलत नहीं सिखाता है, बल्कि ऐसी ऐसी ही जो कुमानसिकता के लोग होते हैं, मार्लेमिंटो जैसे, उसके बाद अभी भी आधुनिक समय में कई एक ऐसे लोग हैं जो दोनों संप्रदायों में, दोनों पंथ में, दोनों धर्म के बीच फाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। बहरहाल, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, लोक कल्याणकारी, संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी। जो लोक कल्याणकारी शब्द है, इस शब्द का कहीं भी भारतीय प्रस्तावना में या उद्देशिका में जिक्र नहीं किया गया है। और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। एक और शब्द है अखंडता, वो भी तभी जोड़ा गया था। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, कनाडा के, यूएसए के, ब्रिटेन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा के। जो भारतीय संघवाद देखते हैं, यानी क्या, भारतीय संघवाद कहने का क्या मतलब, जो एकात्मक और संघात्मक स्वरूप देखते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग देश का, ना ही हम लोग एकात्मक हैं और ना ही पूरी तरह से संघीय हैं। अंशतः एकात्मक और अंशतः संघीय स्वरूप जो है, ये कनाडा के संघवाद के निकट है। सॉरी, या यूं कहें कि कनाडा के संघवाद से या कनाडा के संविधान से प्रभावित है। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के तहत भाषा को शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि जब मूल संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी, और अभी वर्तमान में 22 भाषा है। एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको 22 भाषा बता देता हूँ। सबसे पहले डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, मराठी, कोंकणी, मलयालम, उसके बाद कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, उसके बाद बंगाली, संथाली, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी और बोडो और असमी। ये 22 भाषा हैं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दर्ज हैं। और जो सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, इनमें से कौन एक भाषा 22वीं अनुसूची में नहीं है। तो उसमें विकल्प रहता है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो है वो 22वीं सूची में नहीं है। सॉरी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में कहीं भी अंग्रेजी नहीं है। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका विकल्प पे बात करते हैं। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो लोकसभा भंग करेंगे। अब लोकसभा भंग करने का दो स्थिति होता है। एक स्थिति होता है जो सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, अगर वो सदन में वो अपना बहुमत खो देते हैं, तो वैसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट के बाद लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। या तो जब कार्यकाल पूरा हो जाता है एक लोकसभा का, तो दूसरे लोकसभा का फिर से बनने के दरमियान के, तो इस दोनों के बीच जो जब लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करता है उसको भंग किया जाता है। पुनः आम चुनाव होता है और उस आम चुनाव के बाद फिर इस देश को नए प्रधानमंत्री और नए मंत्रिमंडल मिलते हैं। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो पहले हम लोग विकल्प पे बात करते हैं। विचार प्रकट करने की, अभिव्यक्ति का, विश्वास की, आर्थिक स्वतंत्रता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के प्रस्तावना में 5 तरह के स्वतंत्रता, 3 तरह के न्याय और 2 तरह के समता का वर्णन किया गया है। किन 5 स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? पहले विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। और 3 न्याय का, कौन कौन न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय। तो ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है, ये आर्थिक न्याय के रूप में वर्णन किया गया है। और 2 समानता का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? एक तरह से जो प्रश्न का जो भाषा है वो बहुत सही नहीं है, लेकिन आपसे जो भी मैं प्रश्न आके डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन का जो मैं डिस्कस करता हूँ, ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और उन एग्जामों में जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया है, हूबहू उसी शब्दों में आपके बीच में उस प्रश्न को रखता हूँ, ताकि आप उस भाषा से, उस लैंग्वेज से अभ्यस्त हो सकें और आपकी तैयारी बिल्कुल वैसी हो जैसी एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए ये बड़ा भाषा बहुत ठीक नहीं है, लेकिन एग्जाम में यही पूछा गया है। तो खैर, विकल्प पे बात करते हैं। कनाडा से, रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। और हम लोग अमेरिका से क्या क्या लिए हैं? उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग जो लगता है वो लिए हैं, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL दाखिल करते हैं वो लिए हैं, ह्यूमन राइट्स का भी कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है, और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, कनाडा से भारत का संघवाद लिया गया है, ब्रिटेन से हम लोग संसदीय व्यवस्था लिए हैं, राष्ट्रपति का पद लिए हैं, और खैर ब्रिटेन का तो और भी कई एक है, और उसके बाद संसदीय व्यवस्था भी वहीं से लिए हैं, ब्रिटेन से। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, आप जब भी इस सीरीज को आप लगा रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आप एक बार पहले जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, तो उस दरमियान आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करके PDF खोल लीजिए, या तो उसको लिख लीजिए, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए, और जो आपको कुछ तथ्य लगें, कुछ फैक्ट लगें, जिसको अलग से हम बोलते हैं, उसको अगर आपको लिखने लायक लगे तो उसको ज़रूर लिख लिया कीजिए, और उसको लगातार रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। आपकी रेट ऑफ एक्यूरेसी या जो टाइम टेकिंग है, वो दोनों रेट ऑफ एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और टाइम टेकिंग रिड्यूस होगी, जो आपके एग्जाम में आपको और भी मदद करेगा, आपके अंतिम रूप से चयन में और मदद करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 21 के ए में वर्णन किया गया है निःशुल्क शिक्षा का, लेकिन उसमें जो निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन उसके ऊपर के लिए नहीं है। तो जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो पूरी तरह से शिक्षा हमारा निःशुल्क नहीं है, बल्कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, सिर्फ उनके निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया है। फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता,
धार्मिक प्रबंध चलाने के अधिकार के संबंध में, धर्म की स्वतंत्रता से, बाल शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। अगर आर्टिकल 25 को आप देखिए तो आर्टिकल 25 चूंकि धर्म की स्वतंत्रता से एक कदम और आगे बढ़ के आर्टिकल 25 में ये कहा गया है, क्योंकि हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन, लेकिन वास्तव में धर्म की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी तरह के कल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी तरह के रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, या किसी भी तरह के रिलीजन को नहीं प्रैक्टिस करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। यानी जो हमारा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है संविधान का, वो कितना प्रबल रूप से ये अनुच्छेद कहता है। आप इस बात को समझिए कि आप किसी धर्म को मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं, या किसी धर्म को नहीं मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कृत कीजिए कि उस दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं। लेकिन आप अपने अपने व्यक्तिगत अपने लिए आप किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ये किसी धर्म को नहीं मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेट नहीं होगा, रीट होगा। कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। सॉरी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 क, अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51, क्योंकि अनुच्छेद 51 क में वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्य। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, फजल अली समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने ही जो है सो की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1973 में पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। 73वां संविधान में पंचायती राज, 74वां संविधान संशोधन में नगरीय व्यवस्था। उसका उन बातों की जो सिफारिश जिन समिति ने किया था उनका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। अगले प्रश्न पे आते हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, संसद की सदस्यता से, मूल कर्तव्य से, नगरीय स्वशासन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। सरकारिया आयोग की सिफारिश से ही केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। देखिए, तो न्यूनतम 2 बार बुलाया जाना है, क्योंकि लोकसभा ऐसा कहा गया है संविधान में कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो समय गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। इसका मतलब कि साल भर में हर हालत में आपको 2 बार न्यूनतम सत्र लगाना पड़ेगा, और अधिकतम का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के यहाँ 3 बार जो है सत्र, लोकसभा सत्र लगता है। पहला बजट सत्र फरवरी मार्च, उसके बाद अभी मानसून सत्र जुलाई अगस्त, उसके बाद फिर शीतकालीन सत्र अक्टूबर नवंबर। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 28 वर्ष। तो आपको पता होगा न्यूनतम सीमा राज्यसभा के लिए कितना है? 35 वर्ष है, 30, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष या 30 वर्ष दोनों कह सकते हैं। 25 वर्ष न्यूनतम उम्र है, क्योंकि लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 25 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, 25, 22, 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 सदस्य होते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। इनका काम होता है कि जो सरकार के द्वारा जो बजट बनाया जाता है उस बजट पे जो है सो कि ध्यान देना, उस बजट को देखना कि कहीं सरकार उसमें बहुत ज्यादा तो बढ़ा चढ़ा के बजट नहीं बना रही है। खैर, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का संतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का इसमें केंद्रीकरण होता है।
अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के संबंध को अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। आर्टिकल 21 के तहत सबको विदेश यात्रा का अधिकार संरक्षण प्रदान होता है। आपको पता होगा कि बहुत हाईलाइटेड केस है इसी से संबंधित, मेनका गांधी केस। खैर हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत, और संयुक्त अधिवेशन की जो संकल्पना है इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 118 के तहत। इसी के साथ आपके लिए आज का प्रश्न भी है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके हमको आंसर बता सकते हैं, और आपके मन में और भी कुछ भी सवाल या कुछ क्यूरियोसिटी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारा पूरा सेशन देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।